बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे सवाल। नाज़रीन, वफाकी बजट तो आ गया है, अब सूबों के बजट भी पेश हो रहे हैं। आवाम को कौन कौन सा रिलीफ मिला है और कौन कौन से शोबों में आवाम को रिलीफ नहीं मिल पाया है? क्या मौजूदा हालात में हुकूमत के लिए इससे बेहतर बजट बनाना मुमकिन था? प्रोग्राम में इस बजट के ऊपर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर सलमान शाह साहब और मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन महंगाई के तूफ़ान से पहले मैं चाह रहा हूँ कि बात कर लें कुछ समंदरी तूफ़ान की, कि महंगाई के तूफ़ान में फंसे आवाम को एक और तूफ़ान का सामना है। पाकिस्तान के साहिली पट्टी समंदरी तूफ़ान की जद में है। बहरा अरब में बाइपर जॉय नामी समंदरी तूफ़ान की आमद है और हर गुजरता लम्हा इसके साथ साथ बाइपर जॉय मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगले 2 रोज़ नाजरीन इंतहाई अहम है, क्योंकि कराची से बाइपर जॉय का फासला सिर्फ 700 किलोमीटर से भी कम रह गया है। ये तूफान जहां जहां से गुजर रहा है वहां समंदरी लहरें 28 फुट तक बुलंद हो रही हैं। तूफानी हवाओं की रफ्तार 140 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा है। समंदरी तूफान के पेश नज़र कराची शहर से बड़े बड़े होर्डिंग्स हटाने का हुक्म भी दे दिया गया है, जो एक बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ माहीगिरों के खुले समंदर में जाने पर पाबंदी भी लगा दी गई है। नाज़रीन, अगर ये तूफान ख़त्म ना हुआ तो इम्कान है कि 2 रोज़ बाद पाकिस्तान की साहिली पट्टी से टकरा जाएगा। इससे पहले भी कई तूफ़ानों ने पाकिस्तानी साहिलों का रुख किया है, जिनमें हमें याद है कि शाहीन नामी एक तूफ़ान था, नीलम था, नरगिस नामी एक तूफ़ान था। लेकिन ये सब इनकी एक अच्छी बात ये थी कि ये साहिल तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो गए थे। अब देखते हैं कि बाइपर जॉय पहुंचता है या रास्ते में यही दम तोड़ देता है। अगर ये शहरों या साहिलों तक पहुंचता है तो कब पहुंचता है? जो हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं क्या वो काफ़ी हैं? ये बड़े बुनियादी सवाल हैं, बड़े अहम सवाल हैं। और क्या सरकारी इदारों की कारकर्दगी इस तूफ़ान का मुकाबला कर पाएगी? इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं DG मेट माहर साहिबजादा खान साहब। माहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि इस वक्त ये तूफ़ान जिस तरह मैंने बताया कि 760 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी साहिली इलाकों तक पहुंचने के इस तूफान के कितने इम्कानात हैं सर? माहर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी सर? गालिबन माहर साहब तक आवाज़ मेरी नहीं पहुंच पा रही है। मैं कोशिश करूंगा कि उनको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करूं, चूंकि ये समंदरी तूफान बाइपर जॉय जो इस वक्त पाकिस्तान की साहिली पट्टी से सिर्फ 760 किलोमीटर दूर है और इसके लिए हिफाजती इक़दामात क्या किए गए हैं हुकूमत की जानिब से। चूँकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि माजी में भी तूफ़ान तो बहुत से आते रहे हैं, पाकिस्तान की साहिली पट्टी को हिट उन्होंने अलबत्ता नहीं किया है। तो खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि अगर ये तूफ़ान पाकिस्तान की साहिली पट्टी को हिट करता है तो इससे कराची शहर क्या मुतासर हो सकता है, या मजमूई तौर पर जो साहिली पट्टी पाकिस्तान की चल रही है उसको किस हद तक ये मुतासर कर सकता है, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। कोशिश करूँगा कि मैं प्रोग्राम में आगे चल के माहर साहब को दोबारा से लें और उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें और इन बुनियादी सवालात के जवाब जानने की कोशिश करें। माहर साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो ज़रा मुझे बता दें सर कि ये कितनी दूर है पाकिस्तान के साहिली इलाकों से और इसके पहुँचने के कितने इम्कानात हैं पाकिस्तान में? अच्छा, ये जो बाइपर जो आजकल एक समुद्री तूफान बना हुआ है, ये इस वक्त कराची के साउथ में तकरीबन 760 किलोमीटर के फासले पे है। सही है। अब इसकी शिद्दत जो है आज और ज्यादा शदीद हो गई है, यानी अच्छा। पहले ये वेरी हाई वो जो था, लेकिन आज इसने शक्ल इख्तियार कर ली है, वो एक्सट्रीमली जो है वो उस रेंज में आ गया है। अच्छा। ये मूव कर रहा है इस वक्त जो है वो नॉर्थवर्ड और फिर आगे जाके थोड़ा सा ईस्टवर्ड होगा 14 तारीख को। लेकिन ये 14 तारीख को ये जो केटी बंदर है उस पे जो आज की जो हमारी वो जो लगता है कि जिस तरह इसकी मूवमेंट है, तो उसके मुताबिक तो ये केटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान में किसी जगह से टकराएगा और इसकी शिद्दत में फिर मजीद इजाफा होता जा रहा है जी। तो अगर ये इसी तरह चलता रहा तो ये सिंध के जो साइड इलाके हैं, ठट्टा, बदीन, सजावल और ये थरतार करके इलाके हैं, मिट्टी के इलाके, यहाँ पे विंड जो है ना वो काफी तेज होंगी। इस वक्त जी इसकी रफ्तार है जो अपने मरकज के गिर्द है वो तकरीबन 140 और 50 और किसी वक्त ये 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी हो जाती है। तो इस वक्त तो इसने शदीद जो सूरत हाल इख्तियार की हुई है और आगे मजीद बनता जा रहा है। लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो ये देखें
जो जैसे मैंने बताया ना कि ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। अच्छा, जरा मुझे मुख्तसरन बता दिएगा महार साहब, क्या ये मुमकिन है कि ये जो बाइपर जॉय है इसका समंदर का पानी शहर में काफी हद तक आगे आ सकता है? जरा मुख्तसरन बता दिएगा इसके बारे में। शहर में तो देखें, इसकी जो अगर जिस शिद्दत से चल रहा है ना उस वक्त, उस पे अब जो हमारा अंदाजा है वो तकरीबन 3 से 3.5 मीटर जो है ना ऊंचाई की लहरें होंगी। ठीक है, तो वह आ तो सकता है, लेकिन कराची में इतनी शिद्दत अगर इस ट्रैक पे है तो कराची में बारिश जरूर होगी, लेकिन इतनी शिद्दत से वो जो जैसे लहरें हैं वो नहीं पैदा। चले, ये कम से कम आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि कराची को ये हिट तो कर सकता है, बारिशें अलबत्ता यहाँ पर जरूर हो सकती हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता जिस तरह हम सुन रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। मार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, महकमे मौसम मार साहब मौजूद थे और वो हमें बता रहे थे। अब प्रोग्राम में बजट के ऊपर बात करते हैं, जिसने बजट से पहले हम देख रहे थे और इस वक्त भी देख रहे हैं कि महंगाई ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया है पाकिस्तान में हर तबके को ही। तो क्या बजट से कुछ आवाम को रिलीफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? महंगाई कम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? और महंगाई के तनासुब से जो हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफा किया है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो इजाफा हो गया है, और क्या ये तनख्वाहों में इजाफा काफ़ी है? महंगाई की जो इंटेंसिटी है उसको कम कर पाएगी ये जो हुकूमत ने इजाफा किया है? इसी के ऊपर बात करते हैं। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि सलमान शाह साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो खाकान नजीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वार्म वेलकम आपको प्रोग्राम में। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताइएगा कि 2023 और 2024 माली साल का बजट पेश हो गया है। ऑपोजिशन ने तो हस्बे रिवायत इसके ऊपर तनकीद की है, लेकिन आपको भी पता है कि ये खानापुरी की तनकीद थी। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन तो अभी मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। क्या ये कहा जा सकता है कि ये बजट इतना सख्त नहीं आया जितनी तवक्को की जा रही थी? मारूजी हालात को अगर हम देखें, IMF से हमें मुआहदा करना है, उनसे डील नहीं हो पा रही है, बदतरीन महंगाई इस वक्त है, और अगर रिसेशन की बात देखें तो आलमी सतह पर भी देखा जा रहा है कि रिसेशन की सी सूरत हाल है। रूस के साथ जो और यूक्रेन की जंग चल रही है, उन तमाम आलमी हालात के तनाजुर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ये जो बजट आया है, जितना खतरा इसके जाहिर किया जा रहा था वैसा तो कम से कम नहीं आया। क्या राय है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पाकिस्तान में इस वक्त पस मंज़र है पाकिस्तान इकॉनमी का, मेरे ख्याल है शायद पाकिस्तान ने अपनी 75 साल हिस्ट्री में कभी ऐसा पस मंज़र नहीं देखा जबकि बजट पेश हो रहा हो। एक तो बात यह है कि जो पॉलिटिकल इकॉनमी है वो इस तरह से खड़ी है कि इस वक्त जो हुकूमत बजट पेश कर रही है वो आपको भी मालूम है कि बजट के 1.5 माह बाद अगर इलेक्शंस वक्त पर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली तो वो वहाँ नहीं होगी, तो ये बजट को पहले इंटरिम गवर्नमेंट और फिर एक आने वाली गवर्नमेंट जो है वो सी थ्रू करेगी। सो हुकूमत ने इस चीज़ को देखते हुए एक कोशिश की है कि बहुत सी चीज़ों को पूरा किया जा सके, बहुत से लोगों को खुश किया जा सके। लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई नए टैक्सेस ना लगाए जाएं, कुछ जो तनख्वाहें सरकारी मुलाजमीन की हैं उनको 30 से 35% बढ़ाया जाए, पेंशन्स को बढ़ाया जाए। इनकम सपोर्ट को उन्होंने इतना नहीं बढ़ाया, मेरे लिए ये बड़ी ताज्जुब की बात है क्योंकि पावर्टी बहुत बड़ी है पिछले दिनों में, और जो प्राइस एस्केलेशन है वो इस वक्त 30% एवरेज करेगी इस साल में। तो उस लिहाज से सिर्फ 50 अरब इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाना जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा ताज्जुब का बाइस था। पर इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ वो कोशिश कर रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम की जो अहदाफ हैं उनसे बहुत दूर ना जाया जाए। सही। ये है आई थिंक पस मंजर। इसमें कुछ चीज़ें वो कर पाए हैं, मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत ही अभी गुंजाइश है और वो अगले 10-15 दिन में करनी चाहिए हुकूमत को। पर एक बात ये याद रखिए कि इस बजट ने जो चीज़ अयां कर दी है कि जो फेडरल का हमारा जो फिस्कल फ्रेमवर्क जिसे कहते हैं वो इतना ब्रोकन है कि जब हम अपनी मार्कअप की सिर्फ पेमेंट करेंगे, यानी कि अगर हम कुछ और ना दें, पेंशन्स ना दें, तनख्वाहें ना दें, डिफेंस ना दें, तो मार्कअप की पेंशन करने के लिए हमें 416 अरब रुपए बोरो करना पड़ेंगे। अच्छा। और फिर सिर्फ मार्कअप पे होगा। मतलब इसका ये है कि एवरीथिंग एल्स, पेंशन्स, रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, डिफेंस एक्सपेंडिचर, subsidies, grants, SOEs, everything else is borrowed
फ्रॉम डेट और डेट इससे बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चूंकि मैं जरा मैं चाहूंगा कि मुख्तसरन पॉइंट सलमान शाह साहब का भी ले लूं, फिर मुझे ब्रेक के ऊपर जाना है। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका भी वक्त देने के लिए। सर, सब जानते हैं कि मुल्की मईशत बहरान की जद में, क्या मौजूदा मौशी हालात में इससे बेहतर बजट पेश करना मुमकिन था? एक आम आदमी का फोकस यही है कि जी उसके टारगेट से उसका ये कहना था कि इस महंगाई के दौर में उसकी तनख्वाह बढ़ जाए, हुकूमत ने इजाफा कर दिया। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाए उसके ऊपर, हुकूमत ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। आखिरी चीज उसकी ये है आवाम से रिलेटेड कि भाई महंगाई में इजाफा ना हो। तो क्या ये आखिरी चीज, इसका भी हुकूमत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी इस वक्त 38% इन्फ्लेशन है, गो के हुकूमत कहती है 29% है, लेकिन हुकूमत का टारगेट यह है कि अगले आने वाले साल में 21% महंगाई की शरह रहेगी। तो आखिरी चीज जो सबसे खतरनाक है कि क्या इन तमाम चीजों से महंगाई के ऊपर कंट्रोल होगा? देखिए, एक बात तो यह है कि इस बजट की वजह से महंगाई को पर लग जाएंगे, वो बहुत तेजी से और ऊपर जाएगी। और जो हुकूमत का ख्याल है कि अगले साल 21% होगी महंगाई, वो उससे कम से कम 3 गुना ज्यादा होगी। ये बजट इस वक्त के हालात के मुताबिक बिल्कुल एक कॉन्ट्रडिक्टरी बजट है। ये तकरीबन आप समझ लें कि एक इलेक्शन टाइप बजट बना दिया गया है, जिसकी पाकिस्तान की रियलिटी से कोई तल्लक नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहले मैं आपसे, अगर 2 मिनट दें आप, जी जी, कि बजट से पहले पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे आया है। उस सर्वे ने बताया है कि हमारी ग्रोथ जो है वो पिछले साल 6%। शाह साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, मुझे जरा एक ब्रेक लेनी है। शाह साहब, मैं ब्रेक के बाद दोबारा आपसे ही कंटिन्यू करता हूँ। अभी हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन, स्टे विद अस। जनाब, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। 14,460 अरब रुपए का वफाकी बजट तो पेश कर दिया गया, जिसमें आमदनी का तखमीना तकरीबन 9,200 अरब रुपए लगाया गया है। तो मजमूई तौर पर तो ये खसारे का बजट ही है। ब्रेक से पहले सलमान शाह साहब से हमारी बात हो रही थी। सलमान शाह साहब, अपना कमेंट आप मुकम्मल कीजिएगा कि आवाम के हवाले से देखा जाए तो आवाम के लिए ये बजट कैसा रहा? देखिए, मैं बात ये कर रहा था कि इकोनॉमिक सर्वे में बड़ा क्लियरली नजर आ गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का तो जनाजा निकल गया। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, आपकी एग्रीकल्चर में गिरावट आ गई है, आपकी सर्विसेज नेगेटिव हो गई हैं, और आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो गिर रही हैं, और इकोनॉमिक सप्लाई चेन्स जो हैं मुल्क में वो डिसरप्टेड हैं। सही, जो आर्टिफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से इंपोर्ट कंप्रेशन की जा रही है, उससे इंपोर्ट्स तो कम हो रही हैं, लेकिन उससे इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल बैठ गई है। इस असना में एक किस्म की इकोनॉमिक इम्प्लोजन हो रही है। एक मतलब ये है कि इकोनॉमी सुगड़ती जा रही है, और इस एनवायरनमेंट में इतने बड़े बड़े टारगेट्स देना कि इतने हम टैक्स कर लेंगे और बगैर किसी रिफॉर्म के किए, ये मुमकिन ही नहीं है। अब 9.2 जो ट्रिलियन के कह रहे हैं कि हम करेंगे, जो 8 ट्रिलियन भी कर लिया तो वो बड़ी बात होगी। अच्छा, इसके साथ साथ फिर बिजनेस एज यूजुअल है। बिजनेस एज यूजुअल है कि अगर इस वक्त हमें प्राइवेट सेक्टर को के ऊपर और लोड हम बढ़ा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ के हम उसको जरा आसान करें ताकि इकोनॉमी का पहिया वो चलता रहे, और हमें अपनी जो कोई भी थोड़ी बहुत जो इस वक्त फैक्ट्रियां चल रही हैं वो भी चलती रहें और फर्दर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इफेक्ट ना हो, तो हमने तो हुकूमत का मुंह खोल के एक बहुत बड़ा बजट दे दिया। 14,500 का जो बजट है, इसमें आप अगर ऐड कर लें सूबों के बजट्स भी अगर इसमें मिलाएंगे तो ये तकरीबन 22,000 अरब तक ये पहुंच जाएगा मामला। और पाकिस्तान यानी कि सलमान शाह साहब नहीं है। सलमान शाह साहब, आपका ये पॉइंट है, पॉइंट आपका आ गया सर। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से हुकूमत ने ऐसा बजट दिया है। मैं जरा एक मिनट आप बात सुन लेना, मुकम्मल बात बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। और वो ये है कि इतना बड़ा जो हुकूमत ने खर्चा करना है उसके रेवेन्यूज कहीं नजर नहीं आ रहे, और रेवेन्यूज में कमी आएगी। इसके बाद आपने देखा कि जो सूबों से आप सरप्लस मांग रहे हैं वो भी कोई 600 अरब के तकरीबन मांग रहे हैं, वो भी ये बड़ा एक अनरियलिस्टिक सी पिक्चर है।
फिर आप कह रहे हैं कि 1000 अरब का डेवलपमेंट प्रोग्राम बाबू करेंगे फेडरल गवर्नमेंट में और 1500 अरब का डेवलपमेंट प्रोग्राम बाबू करेंगे सूबों में। और हमें पता है कि इतना ज्यादा जब आप स्पेंडिंग करते हैं, एक तो ये पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स जो हैं ये मुकम्मल ही नहीं होते, और दूसरा जो भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसके रिटर्न्स भी कोई नहीं होते और इकोनॉमी के ऊपर एक ड्रैग बनता है। सही। तो इस वक्त तो बजट आपको अपनी इकोनॉमी को देख के बनाना चाहिए था, कम से कम। पॉइंट आ गया सर आपका, चूंकि वक्त की मेरे पास शाह साहब बड़ी किल्लत है तो मैं कोशिश करूंगा कि सबको इक्वल वक्त दे दूं। मैं जरा कमेंट ले लूं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब का भी। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका भी वक्त देने के लिए। जिस तरह शाह साहब भी फरमा रहे हैं, हमारे यहाँ तो हम देखते यही हैं कि इम्पोर्ट ओरिएंटेड हमारी इकोनॉमी है, इम्पोर्ट के ऊपर हमने पाबंदी लगाई हुई है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारी इकोनॉमी है थोड़ी, गो के टारगेट हमने 30 अरब का मुख्तस किया है एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन शायद वो मीट हो पाए या नहीं हो पाए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स बढ़ाना ही वाहिद तरीका रह गया है? रेवेन्यू कहां से लेकर आएंगे हम? शाह साहब जिस तरफ निशानदही कर रहे हैं, अगर तो देखा जाए तो इस वक्त इकोनॉमी का पहिया बिल्कुल बैठा हुआ है। इन हालात में रेवेन्यू कहां से इकट्ठा होगा शाहिद हसन सिद्दीकी साहब? देखिए, रेवेन्यू इकट्ठा करना या तो हुकूमत का वो मिशन ही नहीं है ना। मैं तो बुनियादी तौर पर ये समझता हूँ कि ये बजट संजीदा नहीं है। अच्छा। हुकूमत ये प्रोग्राम बना चुकी है कि अगले माली साल में IMF के पास जाएंगे बड़े कर्जे की रकम लंबी मुद्दत के लिए। अच्छा। और उसकी जाहिर है कि शराइत होंगी, तो उनकी पेशगी शराइत की आड़ में अगले माली साल में इस बजट में इतने बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की जाएंगी जो ज़िमनी बजट से भी कहीं ज्यादा होगा, वो उसकी शक्ल बनेगी। और उसका बुनियादी नुक्ता ये होगा कि अवाम के ऊपर मजीद बोझ बढ़े। एक तो बुनियादी नुक्ता ये है, इस बजट को तो आपको सीरियसली ना लें। अच्छा। दूसरी बात मैं इसको साबित करने के लिए कह रहा हूँ कि बजट में ये कहा गया है कि सूबे NFC अवार्ड के तहत जो रकम मिलती है उसमें 650 अरब वो खर्च ना करें बल्कि फाजिल दें। अच्छा। अब सिंध जो है वो हुकूमत में शामिल है इस वक्त, लेकिन उन्होंने जो बजट पेश किया अभी सूबाई, उसमें उनको 100 रुपए का डेफिसिट फाजिल बजट देना था इसके मुताबिक उनका हिस्सा, लेकिन उन्होंने डेफिसिट बजट दिया है। तो 138 अरब का झटका तो पहले ही लग गया साल शुरू होने से पहले। तो जाहिर बात है पंजाब और दूसरे सूबे भी लगेंगे। तो ये 650 अरब का था ना, ये बिल्कुल मशकूक बन गई है क्योंकि वो खसारे का बजट दे रहे हैं। तीसरी बात जो बहुत ज्यादा अहम है वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये हुआ है कि हमारी जो बरामदात का हदफ कम है, तरसीलात का ज्यादा है। देखिए, पाकिस्तान में पहले भी अगर आप 2010 में चले जाएं तो 3 गुना हुआ करती थी बरामदात। अब के एक अजीब तमाशा बनाया है कि सरमाए के फरार को वो जो है वो मौका फराहम किया गया है और ये कहा कि 3 करोड़ तक की जो रेमिटेंस आएगी उस पर हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे। तो ये तो एक शैतानी चक्कर बन गया, क्योंकि अच्छा। 10 साल पहले ये तय हुआ था कि 111 सबसेक्शन 4 जो है इससे मईशत को नुकसान हो रहा है, टैक्सों को नुकसान हो रहा है, इसलिए इसमें 50 लाख की हद बनाई गई थी कि इससे ज्यादा होगा तो इन्वेस्टिगेशन होगी, और कहा यह गया था कि इसको कम करेंगे। अब अचानक इसको 3 करोड़ कर दिया, तो ये तो एक शैतानी चक्कर बन गया। और दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि तालीम की जैसे जब हम बात करते हैं तो एक मिसाक मईशत बना था जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, PMLN भी था, दूसरी पार्टियां भी थी, और उसमें ये कहा गया था कि हम 7% ऑफ GDP करेंगे 2015 तक। वो आज भी कायम है, लेकिन अब पिछले साल 1.75 हुआ। तो अगर 24 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो ये तो सदी के आखिर तक भी नहीं जाएंगे। इसी वजह से भूख की सूरत हाल है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि अशराफिया के बजट बन रहे हैं कि ताकतवर तबकों को बरात दे दी जाए, हर बाहर से कर्जे ले लिए जाएं, असासे बेच दिए जाएं, तरक्याती अखराजात में कटौती कर दी जाए, तालीम और सेहत का बजट कम कर दी जाए, पेट्रोलियम लेवी भत्ता है उसको हमने 60 रुपए लेवी तक बढ़ा दिया है। हालांकि अभी किया नहीं है सर, करना है उनको। अभी वो कह रहे हैं अभी 50 रुपए ही, अभी उसको बढ़ाया नहीं है, लेकिन उसको करना है। लेकिन खैर बहरहाल खाकान नजीब साहब, आप ये बताइएगा कि विद IMF भी चांसेस हैं हमारे डिफॉल्ट के, चूंकि IMF अगर हमारे साथ खड़ा भी हो जाए तो आप नहीं समझते कि अगले 6 माह बाद फिर हमें इसी किस्म के हालात का सामना करना पड़ेगा? खाकान नजीब साहब देखिए, एक तो पाकिस्तान का जो रिस्क है वो जो बढ़ा हुआ है डिफॉल्ट का कहें, या रिस्क के हम पेमेंट्स में डिले करें, या हमें जो इस वक्त इंपोर्ट्स को रोक के इकोनॉमी को रोका हुआ है, ये सारा कुछ इसलिए है कि हम नवंबर से IMF का जो 9th रिव्यू है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे।
अब IMF का 9th रिव्यू कंप्लीट करना जो है मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसमें से आपको 1.2 अरब डॉलर आने हैं, कुछ वर्ल्ड बैंक की फाइनेंसिंग है उसके साथ 700 मिलियन डॉलर की, फिर उसी से कुछ कमर्शियल और फिर सऊदी अरेबिया और UAE की फाइनेंसिंग है। अगर ये फाइनेंसिंग नहीं आती, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस वक्त रियली अगर आप बिलीव करें बजट इतना मैटर नहीं करता, पर जो मैं कहने जा रहा हूं वो ज्यादा मैटर करता है। अगर ये फंडिंग नहीं आती तो आप जो अगस्त 15 के बाद इंटरिम गवर्नमेंट का टाइम है उसमें बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। इसलिए इस बजट के तनाजुल से कैसे मुश्किल में आ जाएंगे सर? मुझे बात ये है खाकान नजीब साहब की बात ये है कि फिर इसहाक डार साहब फिर इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? वो कहते हैं कि जी ऐसा नहीं होगा। एक तो वो कहते हैं कि जी IMF के साथ हमारा मुआहिदा हो जाएगा, अगर खुदा न खास्ता मुआहिदा नहीं भी हुआ तो कह रहे हैं हमारे पास प्लान बी मौजूद है। जब वजीर खजाना मुल्क का ये कह रहा है तो इतना कॉन्फिडेंस फिर वो किस बात पे दिखा रहा है सर? देखें, एक तो यह है कि मैं भी यही कहता हूं कि मुआहिदा अगर 9th रिव्यू हो जाता है 30 जून तक तो ये आपका सेल थ्रू कंफर्टेबली हो जाएगा। अब अगर मुआहिदा नहीं होता तो फिर प्लान बी क्या है? चलिए अब मैं प्लान बी आपको बता देता हूं क्या है। प्लान बी वही है जो इस वक्त इन वोग है। उससे क्या मतलब है? इंपोर्ट्स को रोके रखें, यानी कि 6-6.5 अरब डॉलर की इंपोर्ट को कर्टेल करके 4 अरब डॉलर पे रखें। सो आपकी जो सप्लाई साइड है वो कमजोर रहेगी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहेगा, रुपए पे प्रेशर रहेगा। नंबर 2 ये है कि आपकी कुछ फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं वो आपको सपोर्ट करती रहें, और उसमें अगेन आई हैव ऑलवेज सेड कि इतने अरसा गवर्नमेंट में रह के डील किया है फेडरल लेवल पे। चाइना को मतलब जब भी उनके पास गए हैं दे हैव कम थ्रू। अभी भी जो आपके 3.9 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर इसमें 2 अरब डॉलर अगर चाइना ने ना दिया होता तो पाकिस्तान बहुत मुश्किल में होता। सो हमें मुश्किल वक्त का जो साथी है उसको अब रिकग्नाइज करना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये है प्लान बी के पहले 2 जुज। जो तीसरा जुज है प्लान बी का वो ये है कि कोशिश की जाए कि IMF के अलावा जो बाकी मल्टीलैटरल्स या कमर्शियल फंडिंग है जो वापस चले गए उनको कन्विंस किया जाए कि हम IMF में इवेंचुअली चले ही जाएंगे अक्टूबर में जब नई हुकूमत आएगी। तो जो हमने तकरीबन 5 अरब डॉलर कमर्शियल वगैरह वापस किए हुए हैं, मल्टीलैटरल को किए हुए हैं, वो रकम हमें वापस दे दें। ये बहुत ही आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड गेम टू प्ले, इसलिए कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं कि हम अक्टूबर तक बगैर IMF के और इन 3 रिसोर्सेज को यूज करते हुए कंफर्टेबल रहेंगे। शायद वक्त गुजर जाएगा बट इट विल नॉट बी अ कंफर्टेबल सेलिंग और प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। और एक ज्यादा जरूरी चीज याद रखिए, मैंने 2 इंटरिम गवर्नमेंट्स में भी चूंकि काम किया, इंटरिम गवर्नमेंट का परव्यू टू डू स्टफ बहुत लिमिटेड है। हमारा जो आइन है इजाजत नहीं देता कि हम कोई कलीदी फैसले कर सकें उस वक्त। तो उस वक्त तो जो 2 या 3 माह होंगे वो गुजारना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहली उम्मीद यही है कि IMF हो जाए। नहीं होता तो हमें फिर कोई अभी बैठ के ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा कि अक्टूबर तक की फंडिंग बिल्कुल क्लियर हो, और उसको कैसे ऐसा प्लान कैसे एग्जीक्यूट हो सकता है शाह साहब कि अगर खुदा ना खास्ता IMF अगर पैसे नहीं देता तो इंटरिम गवर्नमेंट ने जिसने आना है आगे वो 3 महीने तक अपना गुजारा कर सके? आई थिंक कि अगर मैं जरा शाह साहब का कमेंट लेना चाहूंगा खाकान नजीब साहब, चूंकि वक्त बहुत कम रह गया है। जरूर शाह साहब जी, देखें बात यह है कि जब तक आपके पास डॉलर्स नहीं आएंगे तो आपका मसला हल नहीं होगा। तो ये बिहाइंड द सीन्स अगर कोई बातचीत चल रही है तो वो आपको चलानी पड़ेगी। खाकान शायद ने ठीक बात की कि ये जो मल्टीलैटरल्स हैं उनसे भी आप ओपन रखें, चीन से रखें, दूसरों से जहां से भी आपको आ सकती है। और सबसे बड़ी इन्फ्लोस तो आपको ओवरसीज पाकिस्तानी से आ सकती हैं। अगले 5-6 महीने में अगर ओवरसीज पाकिस्तानी का भी को मोबिलाइज किया जाए कि वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करें और वो रोशन डिजिटल अकाउंट में भी पैसे डालें तो फिर तो हो सकता है। लेकिन जिस लेवल की क्रेडिबिलिटी है हुकूमत की वो लगता नहीं है कि कोई मार्केट बेस्ड सोल्यूशन होगा। ये डायरेक्टली चीन या किसी और ने आपकी मदद करने की अगर उसने कर ली तो शायद उससे बात बन जाएगी। तो सलमान शाह साहब जी अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हालात हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, चूंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है, मुझे ये जरा समझा दें कि 4 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग का तो हमने इंतजाम कर लिया, लेकिन ये आखिर में 2 अरब डॉलर्स की फाइनेंसिंग क्यों हमारी नहीं हो पा रही है दोस्त ममालिक से? एक चीज़ ये, दूसरी ये कि क्या कुछ ऐसे शोबे हैं जिनमें आवाम को मजीद रिलीफ मिल सकता था लेकिन नहीं दिया गया? पाकिस्तान के गरीब तबकात के लिए उम्मीद की कोई किरण है? शाहिद साहब कोई किरण ही दिखा दें उम्मीद की इस बजट में गरीब आवाम को।
नहीं, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि जब आपके पास टैक्स रेवेन्यूज नहीं है, वफाकी हुकूमत के पास जो रेवेन्यूज इकट्ठे हो रहे हैं उसमें आपको सूबों को देने के बाद तो सूद की रकम ही अदा नहीं होती, तो मुमकिन ही नहीं था। इस वक्त जो मसला है वो ये है कि अक्टूबर तक जब हम IMF के पास जाएंगे उस वक्त तक डिफॉल्ट से बचने के लिए हुकूमत ने एक हिकमत अमली बनाई हुई है। लेकिन ये मैं बिल्कुल आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं कि IMF से एक किस्त मिलेगी, बाकी प्रोग्राम हमारा सस्पेंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 30 जून को। और लेकिन हम जो उस वक्त तक हमें समंदरदार पाकिस्तानी बिल्कुल मदद नहीं करेंगे क्योंकि एतबार का संगीन बहरान है। अलबत्ता चीन मदद करेगा, इंपोर्ट्स आदमी कर्टेल करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन उससे मईशत पर मनफी असरात पड़ेंगे, लेकिन डिफॉल्ट पर मेरा ख्याल नहीं होगा। और केयर टेकर्स के बाद ही वो IMF कर्जा देगा, इनको हमें नहीं देगा। तो ये बड़ा मुश्किल सूरत हाल होगी और इसमें रुपए की कदर का दबाव मैं समझता हूँ वो बढ़ेगा। सही है, यानी कि मुश्किल वक्त है, बेहतरीन हिकमत अमली से ही हम इस मुश्किल वक्त से बाहर हैं और IMF का मुआहदा इन हालात में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाहिद सिद्दीकी साहब, सलमान शाह साहब, खाकान नजीब साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। अपने मेज़बान फवाज़ ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।